बेटे के सऊदी अरब जाने के बाद बहू ने मुझे घर के कुत्ते के साथ कैद कर दिया। जब बहू कुत्ते को रोटी देती तो मैं इसमें से आधी खा लेती और आधी कुत्ते को दे देती। जब बेटा वीडियो कॉल करता तो बहू मुझे अपने कमरे में बिठा देती। एक दिन बाहर से बेटे की आवाज सुनाई दी। वो रो रहा था और कह रहा था, अम्मा मुझे हमेशा के लिए छोड़ गई। अब मैं रोज बेटे की आवाज सुनती लेकिन बहू के डर से आवाज न निकालती। एक दिन मैं सो रही थी कि किसी ने आधी रात को दरवाजा खोला। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैं फटी फटी निगाहों से दरवाजे में खड़े इस इंसान को देखने लगी। मेरे फरिश्तों को भी अंदाजा न था कि इस वक्त दरवाजे में मुझे कौन दिखाई देगा। मैं अपनी जगह से उठी, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और अचानक मेरी निगाह उसके हाथ में पकड़ी चीज पर पड़ी। खौफ के मारे मेरी आंखें फैल गईं। मैं बेइख्तियार 2 कदम पीछे हटी और दीवार के साथ लग गई। मगर अब देर हो चुकी थी। मुझे अपना अंजाम सामने नजर आ रहा था। इसके मेरी तरफ बढ़ते कदम बता रहे थे कि मेरा आने वाला लम्हा पहले से भी बदतर होने वाला है। मेरी बर्बादी इस वक्त शुरू हुई थी जब मैंने अपने बेटे के लिए अपनी इकलौती भांजी को ब्याह कर लाने का फैसला किया था। शौहर के इंतकाल के बाद मेरा वाहिद सहारा मेरा बेटा ही था। वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर फाइज हुआ तो मैंने इसके लिए बीवी की तलाश शुरू की। पूरे खानदान में कोई लड़की मेरे मेयार पर पूरी नहीं आत रखती थी। मेरे देवर की 2 बेटियां थीं। ढके छुपे अल्फाज में मेरी देवरानी कई बार कह चुकी थी कि वो अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे को देना चाहती है, लेकिन मैं नाक पर से मक्खी आड़ा देती। मुझे इसके घर रिश्ता करके क्या मलना था। देवर एक कंपनी में मामूली सी नौकरी करता था। इसी तनख्वाह से इसने अपनी बेटियों को पाला पोसा था। सारी जिंदगी मुझे उनके रहन सहन पर शदीद एतराज रहा। इसकी तनख्वाह तो बारी ना थी, लेकिन जब भी मैं उनके घर जाती तो मामूली सा खाना पक्का होता। बेटियां सादा कपड़ों में होती और मेरी देवरानी ने तो शायद ईद पर भी कभी नया जोड़ा ना बनाया हो। हाँ, वो पागलों की तरह पैसा जमा करती थी। उनके घर जाकर मुझे कभी अच्छा नहीं लगा था। मैं भला अपने बेटे के लिए इसकी बेटी क्यों लेती। सालों बाद जब मेरा बेटा अच्छी नौकरी पर फाइज हो चुका था तो मुझे खबर मिली कि मेरे देवर ने अपनी पाई पाई जोड़कर एक शानदार सा घर बना लिया है। अब क्या फायदा। सारी जिंदगी भूख और तंगी में गुजारने के बाद आखिर में घर बना लिया है। मैंने नफरत से सोचा और एक बार फिर बेटे के लिए रिश्ता तलाश करने लगी। उन्हीं दिनों मुझे इत्तला मिली कि मेरी बहन जो दूसरे शहर में रहती थी बहुत बीमार है। इसने घर से भागकर शादी की थी, इसीलिए खानदान ने कोई भी इससे ताल्लुक नहीं रखता था। कभी कभार वो मुझे फोन कर लिया करती थी। अब जब उसकी बीमारी की इत्तला मिली तो मैंने सोचा इससे मिलने में क्या हर्ज है। मैं अपने बेटे के साथ उसके बताए पते पर पहुंची तो मेरी आंखें हैरत से खिली की खिली रह गईं। घर क्या था। एक शानदार सा महल था जिसमें मेरी बहन रहती थी। ऐसी शान और शौकत मैंने अपनी जिंदगी में ना देखी थी। मेरी बहन बीमार अपने बिस्तर पर लेटी थी। इसे मिलते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसने महंगे कपड़े पहने हुए थे। घर की आराइश बता रही थी कि वो लोग बहुत अमीर हैं। मैं अपनी बहन से बातें कर रही थी और मेरा बेटा संजीदगी से सोफे पर बैठा था कि अचानक कमरे में एक नौजवान लड़की दाखिल हुई। उम्मी, मैं जरा कॉलेज जा रही हूँ। आज पार्टी है। मेरा साल खत्म हो गया है ना। वापसी में मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। ये कहकर इसने मुझे देखा और हल्का सा सलाम किया, लेकिन मेरी निगाहें इस पर जिमी की जिमी रह गईं। इंतहाई हुसैन और महंगे लिबास में मलबूस मेरी बहन की बेटी को देखकर मैं एक लम्हे में ही हैरान रह गई। इस पर यह भी ख्याल न किया कि माँ की शदीद बीमारी के बावजूद ये लड़की अपनी कॉलेज की पार्टी में चली गई है। वो गई तो मैंने बहन से बहाने बहाने से पूछ लिया कि कहीं इसने बेटी का रिश्ता तय किया है या नहीं। बहन ने आंखों में आंसू भर के नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं, तुम्हें तो मालूम है कि मैंने भागकर तुम्हारे बहनोई से शादी की थी। अब वो तो हमारे सर पर रहे नहीं। उनके खानदान वालों ने तो कब का हमें छोड़ दिया है। अब सिर्फ मैं और मेरी बेटी जुबैदा है। इसकी कॉलेज की तालीम मुकम्मल होने वाली है, लेकिन अब तक ढूंढने के बावजूद मुझे खानदान ने कोई रिश्ता नहीं मिला। खानदान के बाहर मैं इसे ब्याहना नहीं चाहती। न जाने मेरे बाद उसके साथ किया सलूक हो। बहन की परेशानी पर मैं दिल ही दिल में खुश हो गई। मेरा रास्ता साफ था। मैंने फौरन अपने बेटे के लिए जुबैदा का रिश्ता मांग लिया। मेरी बहन पहले तो हैरान हुई।
इसे कुछ एतराज था, लेकिन जब मैंने इसे रमीज की शानदार नौकरी के बारे में बताया तो वो राजी हो गई। रमीज को तो मेरी पसंद पर कोई एतराज न था, मगर जब मैं वापस आई तो रमीज ने दबे दबे लफ्जों में कहा, ए मुआहे, चचा का घर हमारे मोहल्ले में ही है। उनके घर 2 जवान लड़कियां हैं। चचा बूढ़े और कमजोर हैं। उसूली तौर पर तो हमें उनके घर रिश्ता करना चाहिए था ताकि उनका बोझ हल्का हो सके। मैंने रमीज को डांट कर खामोश करवा दिया। शक्ल देखी है कभी अपनी चचाजाद बहनों की? वो तेरे लायक नहीं। जुबैदा तेरे साथ खूब जचेगी। मैंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। रुपए पैसे की अब मेरे घर में कोई कमी न थी। रमीज ने एक शानदार सा घर बनवाना शुरू कर दिया। जब घर की तामीर मुकम्मल हुई तो मैं एक शानदार बारात लेकर बहन की बेटी को ब्याहने दूसरे शहर जा पहुंची। जिन जिन को मैं बारात में साथ ले गई थी उन सब की निगाहों में हसरत झलक रही थी। अपनी देवरानी और देवर के झुके हुए कांधे देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। लंबे सफर की थकन से सभी थके हुए थे। मैंने बहू को इसके कमरे में बिठाया। खानदान की बड़ी बड़ी औरतें उसके कमरे में बैठी थीं। बहू का हाल पूछने के बाद वो सब आपस में आदेर अलिफादेर की बातें करने लगे। अचानक मेरी बहू बेजार लहजे में बोली, आप लोग कब तक मेरे कमरे में बैठी बातें करती रहेंगी? रमीज को अंदर भेजें और प्लीज दरवाजा बंद कर दें। मैं थकी हुई हूं। वो यूं दो टोक अंदाज में बोली कि सब लोग हक्का बका रह गए और मुस्कराती हुई निगाहों से मुझे देखने लगे। किसी औरत ने सरगोशी भी की। बहू का तो अभी से ये हाल है, न जाने बाद में सकीना के साथ किया करेगी। मैं खुद हैरान थी और मैंने इससे कहा, जुबैदा बेटा, ये सब रस्में करने के लिए यहाँ जमा हैं, अभी चली जाएंगी। मैंने नरमी से कहा, लेकिन इसने अपना सर झटकुते हुए अपनी ज्वेलरी उतारना शुरू कर दी। ये सारी रस्में आप सुबह कर लेना, अभी तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं। आप प्लीज रमीज को अंदर भेजें। अब की बार तो मुझ पर शर्मिंदगी तारी हो गई। मैं खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई। मेरे पीछे पीछे बाकी औरतें भी निकल आईं। रमीज बड़ा खुश था। इतनी हुसैन बीवी पाकर तो वो खुश होना ही था। जब मैंने इसे कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद करते देखा तो मेरे दिल को कुछ हुआ। भला इसने अपनी बीवी को डांटा क्यों नहीं? लेकिन मैंने अपने दिल को कुशादा कर लिया। चंद रोज गुजर गए। जुबैदा कमरे से निकलकर हर चीज को नाक चढ़ाकर देखती रहती। ये दरवाजा ऐसे क्यों लगाया है? इस तरह के दरवाजे तो अब पुराने फैशन के हो गए। किचन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, भला इस तरह के किचन आजकल कौन बनाता है? वो नाक चढ़ाती तो रमीज हंस देता और कहता, मोहल्ले में सबसे शानदार घर हमारा है। मगर वो मानने को तैयार ही न थी। उसके अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। वो ब्रांडेड कपड़ों के अलावा कोई और जोड़ा पहनने को तैयार नहीं होती थी। ईद वाले दिन वो सारा दिन इसी बात पर कमरे से न निकली कि मुझे 3 ब्रांडेड जोड़े क्यों नहीं दिए गए। जब मैं बहन से इसकी शिकायत करती तो बहन कहती, मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पला बढ़ाया है। मैं दिल पर पत्थर रख कर खामोश हो जाती। मगर रमीज खामोशी से इसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करता चला गया। लेकिन हमारे सर पर क़यामत इस वक्त टूटी जब रमीज की अच्छी नौकरी खत्म हो गई। रमीज घर वापस आया तो बहुत परेशान था। इसी शाम से दोबारा नौकरियां ढूंढने लगा, मगर नौकरियां गोया इसके लिए बंद हो गईं। ढूंढने के बावजूद मुख में कोई नौकरी ना मिली। एक माह की तंगी ने ही हमारे चेहरे बेरौनक कर दिए। आखिरकार एक रोज रमीज थके हारे अंदाज में कमरे से बाहर आया और बोला, मुझे नौकरी मिल रही है, मगर सऊदी अरब में। तनख्वाह अच्छी है, मगर मैं 2 साल से पहले घर वापस नहीं आ सकूंगा। इस बात ने मेरे दिल पर ऐसा बोझ डाल दिया गोया किसी ने मेरे सीने पर पांव रख दिए हो। मगर जुबैदा बड़ी खुश थी। तनख्वाह सुनकर वो और भी खुश हुई। मेरे मना करने के बावजूद इसने रमीज को सऊदी अरब भेज दिया। ए मुआहे, अब बिल्कुल फिक्रमंद मत हो, 2 साल बाद में अब दोनों को भी वहां बिला लूंगा, इसने खुशी से कहा। जुबैदा फौरन मेरे कंधों पर हाथ रख कर बोली, ए अम्मू, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आपका वैसा ही ख्याल रखूंगी जैसे आप मेरी अपनी माँ हो। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। रमीज चल पड़ा और हम लोग दुख भरी दिल के साथ घर वापस आ गए। मैं घर आकर सहन में पड़े तख्त पर खामोशी से बैठ गई। कुछ देर बाद मेरी एक पड़ोसन मुझसे मिलने आई। वो आते ही बोली, फिक्र मत करो सकुना, जल्द ही तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा।
शायद वो मेरी आदास देखकर मुझे तसल्ली दे रही थी। मैं इससे उधर उधर की बातें करने लगी। मैंने जुबैदा को आवाज देकर चाय बनाने को कहा, मगर शायद इसने मेरी आवाज ना सुनी। मैंने 2-3 बार बुलाया तो वो जोर से दरवाजा खोल कर बाहर निकली और बोली, क्या मुसीबत है? बोली, 2 मिनट सोने भी नहीं देती। ये किस मुसीबत को यहाँ बिलाकर बिठा रखा है? निकाल इसे मेरे घर से। उल्टे सीधे मेहमान बिलाकर रखती है। जब भी देखो किसी न किसी को घर में घुसा रखती है। आज के बाद अगर मेरी इजाजत के बगैर कोई इस घर में आया तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। कहकर वो बोली, आइंदा अगर कोई मेरे इजाजत के बगैर इस घर में आया तो मैं तेरी नाक तक तोड़ दूंगी। वो जो बोल रही थी वो जुबैदा नहीं थी, वो कोई और थी जिसके मुंह से ये अल्फाज निकल रहे थे। मैं हैरान और परेशान इसकी सूरत देख रही थी। मेरी पड़ोसन भी फौरन खड़ी हो गई और अफसोस से बोली, हाय हाय, लगता है तुम्हारी बहू पागल हो गई है। इसने कभी ऐसा नहीं किया। वो बड़बड़ाती हुई उल्टे कदमों से बाहर निकल गई, जबकि जुबैदा मुझे निगाहों से घूरते हुए देख रही थी, ऐसे देख रही थी जैसे मुझे निगल जाए। उठो, जल्दी से घर के काम निपटा दो और फिर किचन जाकर रात का खाना भी बना दो। बहुत हुक्म चला दिया मुझ पर। अब मेरी बारी है। मेरी बहू आगे बढ़ी, मेरे बाल पकड़े और मुझे तख्त से धक्का देकर नीचे गिरवा दिया। मैं तो इसी धक्के से खुद को संभाल नहीं पाई। मैं क्या दिफा करती? मेरा बुरा वजूद झटके की गिरफ्त में आ गया। वो बड़ी राहत से चलती हुई अंदर कमरे में गई और जब बाहर निकली तो नया जोड़ा पहने, नहा धोकर, महक बखेरती हुई बेग हाथ में थामे मुस्कुराते हुए लोगों से बातें कर रही थी। वो घर से बाहर चली गई और मैं वहीं बैठी रो रही रह गई। मुझे बज़ाहिर अंदाजा हो रहा था कि रमीज की वहां मौजूदगी की वजह से इसने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा, वरना वो मुझसे शदीद नफरत करती थी। मैंने खामोशी से सारा घर साफ किया और किचन में जाकर खाना तैयार कर दिया। वो रात को देर से वापस आई तो कभी दाएं जानिब लड़खड़ा रही होती और कभी बाएं जानिब। मैंने सोचा शायद ये गहरी नींद में है। मैंने इसे बाजू से थाम कर अंदर कमरे में लिटा दिया, मगर मुझे ये इल्म न था कि बेटे के जाने के बाद मुझ पर कौन कौन से अजाब टूटने वाले हैं। अगली सुबह मैं खुद ही उठी, नाश्ता बनाया और पूरे घर की सफाई की। दोपहर होने को आई थी लेकिन जुबैदा अभी तक कमरे से बाहर ना निकली थी। मैं वुजू करके जाए नमाज पर बैठी नमाज पढ़ रही थी कि अचानक मुझे अपने सर पर कुछ गिरता महसूस हुआ। देखा तो वो कचरे का शापर था जो जुबैदा ने मुझ पर उलट दिया था और अब पीछे खड़ी हंस रही थी। ये सब क्या है? मैंने घबरा कर अपने ऊपर से गंदगी झाड़ते हुए कहा तो जुबैदा कहा लगाकर बोली, यही तुम्हारा इलाज है। मैंने कहा था मेरे उठने से पहले मेरा खाना मेज पर होना चाहिए, मगर तुम्हें तो यहाँ मुसल्ली पर बैठकर नमाजों से फुर्सत ही नहीं। जब तुम्हें मेरा ख्याल ही नहीं तो तुम्हें इस घर में रहने की क्या जरूरत है? चुल्लू मेरे साथ। ये कहकर इसने मुझे बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले आई। मैं हक्का बक्का इसे देख रही थी। रमीज जाते वक्त एक वहशी कुत्ता घर की हिफाजत के लिए छोड़ गया था। घर की बैरूनी समत एक छोटी सी कोठरी बनी हुई थी जिसके 2 हिस्से थे और दरमियाने सलाखें लगी थीं। रमीज का इरादा था कि 2 कुत्ते लाकर रखे, मगर जल्दी में सिर्फ एक ही खरीद सका, इसलिए सलाखों के एक तरफ खाली जगह थी। जुबैदा ने कोठरी का दरवाजा खोला और मुझे जोर से अंदर धकेल दिया। मेरा बदन कपकपा उठा। ये क्या कर रही हो जुबैदा? खुदा के लिए मुझे यहां से निकालो, जैसा कहोगी वैसा करूंगी। मैंने घबरा कर उसकी मिन्नत समाजत की। अंधेरे में मेरा दम घट रहा था। कुत्ता इस वक्त गेट पर बैठा हुआ था। जुबैदा ने मुझे अंदर फेंकते ही कोठरी का दरवाजा बंद किया और लपक कर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद जब इसने कोठरी का दरवाजा खोला तो इसके हाथ में कुत्ते की जंजीर थी। इसने कुत्ते को कोठरी के अंदर बंद कर दिया। एक जानिब में थी और दूसरी जानिब वो कुत्ता जो मुझे घूरते हुए गरुआ रहा था। वो अभी हम सब से मानूस नहीं हुआ था, इसलिए कोठरी में मुझे देखकर बिफरने लगा। मैं चीख चीख कर जुबैदा की मिन्नतें करती रही, मगर वो ताला लगाकर वापस जा चुकी थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। शायद मुझसे बहू के इंतखाब में गलती हो गई। मुझे अपनी देवर की वो बेटियां ही बया कर लानी चाहिए थीं जो गरीब तो जरूर थीं मगर सलीकामंद और नेक सीरत थीं। पता नहीं कितनी देर इस झोंपड़ी नुमा कोठरी में कैद गुजरी। भूख से पेट में मरोड़ उठने लगे। शायद 2 दिन गुजर गए थे या इससे भी ज्यादा कि बहू ने दरवाजा खोला और कुत्ते के आगे सड़ी गिल्ली हड्डियां और रोटी फेंकी।
भूख से मेरा बुरा हाल था। मैं संभल कर जागी। बहू दरवाजा बंद करके वापस चली गई तो मैंने सलाखों के करीब पड़ी हुई रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया और जल्दी से इसे अपनी तरफ खींच लिया। कुत्ता गरुआ, मगर मैं इतनी भूखी थी कि वो गंदी सी रोटी भी तेजी से दांतों से काट कर खाने लगी। पेट कुछ भरा तो आंखों में आंसू आ गए। रात के वक्त अचानक मेरी बहू ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर से बाहर निकाला। खुदा के लिए जुबैदा, दोबारा मुझे यहाँ कैद मत करना, मैंने मिन्नत की। मगर वो मुस्करा कर मुझे कमरे में ले गई, मेरा हाथ मुंह धुलवाया, ओढ़नी सीधी की और कहा, खबरदार, अगर रमीज को कुछ बताया तो। फिर इसने मोबाइल की स्क्रीन मेरे सामने कर दी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने मेरा बेटा रमीज मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। कैसी हो उम्मी? बड़ी खुश लग रही हो। जुबैदा कह रही है कि इसने आज आपको बकरे के गोश्त के कबाब बनाकर खिलाए हैं और आपको बहुत पसंद आए हैं। सोने से पहले वो आपकी टांगें भी दबाती है। मैं तो बड़ा मुतमईन हूं कि मेरे बावजूद जुबैदा आपका पूरा ख्याल रख रही है। मैं हैरान और परेशान सुन रही थी, आंखों से आंसू बहने लगे। जुबैदा ने मोबाइल हटा लिया और कहा, उम्मी को याद करके फिर रोने लगे। वो मोबाइल बंद करके लोटी और तंजिया लहजे में बोली, चल बता, वक्त खत्म हो गया। इसने मेरा बाजू पकड़ा और दोबारा इसी कोठरी में बंद कर दिया। अब ये मामूल बन गया था। वो कुत्ते को खाना डालती और मेरी रोटी भी जानबूझकर कुत्ते के हिस्से में फेंक देती। मैं कुत्ते से बचाकर रोटी खींचती और खा लेती। रात को वो मुझे कमरे में ले जाती और रमीज को दिखाती, मगर माइक बंद रखती ताकि अगर मैं कुछ कहूं तो रमीज को सुनाई ना दे। ये कई हफ्तों तक चलता रहा। फिर एक दिन इसने मुझे बाहर निकालना बंद कर दिया। अंदर की घुटन से मेरा दम घुटने लगा। मैंने एक दिन सुना कि जुबैदा दरवाजे के करीब फोन पर बात कर रही थी। दूसरी जानिब मेरा बेटा रमीज था। वो रो रहा था। ये झूठ है, खुदा के लिए कह दो, मुझे उम्मी का चेहरा दिखा दो। मगर जुबैदा कह रही थी कि एक हादसे में मेरी मौत वाकई हो चुकी है। वो रमीज को ये भी कह रही थी कि मेरा चेहरा इतना खराब हो गया था कि लाश भी हवाले नहीं की गई और बगैर दिखाए दफना दी गई। साथ ही इसने देवर और देवरानी के खिलाफ भी रमीज के दिल में नफरत डाल दी। रमीज ज़ारोकतार रो रहा था और मेरा दिल टूट गया। मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। मैंने सोच लिया कि अब मुझे कोई इस जिंदान से नहीं निकाल सकता। मेरा जिस्म कमजोर हो गया, कोठरी में गंदगी जमा होती रही। मुझे खारिश लग गई, हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। अब दिल चाहता था कि जिंदगी से बेहतर है मौत ही आ जाए। इसी दौरान एक रात दरवाजा खुला। मैंने देखा कि अंदर रमीज दाखिल हुआ। मेरे यकीन न आया। वही मेरा बेटा रमीज था। इसके हाथ में डंडा था जिस पर खून लगा हुआ था। मुझे देखते ही वो लिपट गया और रोते हुए कहने लगा, उम्मी, मुझे यकीन नहीं होता कि जुबैदा ने आपका ये हाल कर दिया। वो मेरे जख्म देख रहा था और कुत्ता भी अपने असल मालिक को देखकर खुशी से बेकरार था। रमीज मुझे बाहर ले आया। रोशनी देखकर मेरी आंखें जगमगा उठीं। लेकिन एक और मंजर ने मुझे दहला दिया। जुबैदा फर्श पर नीम बेहोश पड़ी थी। रमीज के डंडे पर इसी का खून लगा था। मैंने घबरा कर पूछा, ये सब क्या है? इसने मुझे पानी पिलाया और बिठाकर बताया, ज़ाबिदे मुझे कह रही थी कि आपका कार हादसे में इंतकाल हो गया है। मगर महल्ले वालों ने मुझे इत्तला दी कि वो रात को किसी क्लब में गैर मर्दों के साथ देखी गई है। फिर मैंने तहकीक की तो सच खिल गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, जुबैदा एक गैर मर्द के साथ थी। मैंने पकड़ लिया। वो भाग गया, मगर बचाने के चक्कर में डंडा जुबैदा के सर पर लग गया। ये मर नहीं गई, बस बेहोश है। लेकिन अब मैं इसे अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता। इसने मेरी मां को कुत्ते के साथ कैद कर दिया। मैं इसे तलाक देता हूं। ज़ाबिदे जो नीम होश में थी, ये सुनकर कपकपा गई और चीखने लगी, नहीं, खुदा के लिए नहीं। मगर रमीज ने इसे तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। मैं हैरान थी। क्या खुदा ने मेरी फरियाद सुन ली थी? जिस कैद से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था, आज मैं आजाद थी। रमीज मेरे जख्मों पर मरहम रख रहा था। इसने मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं जल्दी सेहतयाब हो गई। बाद में मैंने अपने देवर की बेटी से रमीज की शादी कर दी।
اس کے سلیقے نے گھر کو جنت بنا دیا۔ ایک غلطی کے بعد آخرکار اللہ نے مجھے سکون اور خوشی سے نواز دیا۔ اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔